नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। वक्फ बिल को लेकर सरकार के बयान आने शुरू हो गए हैं। तमाशा तो बहुत पहले से चल रहा था। जेपीसी में जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। पूरे विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि उनकी बात ही नहीं सुनी गई और अब सरकार यह कह रही है कि कभी भी वो इस बिल को पेश कर सकती है। किरण रिजिजू का एक बयान आया है। वो कहते हैं, हम संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल पर संसद के बाहर खूब विचार विमर्श हुए हैं। हमें सदन में बहस और चर्चा में भी जरूर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भोले भाले मुसलमानों को यह कह के गुमराह किया जा रहा है कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति और अधिकार छीनने जा रही है। बड़े भोले भाले लग रहे हैं किरण रिजिजू को मुसलमान, और उनके अलावा ऐसा लगता है सब मुसलमानों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। ये मुसलमान आपके ऊपर क्यों भरोसा करेंगे किरण रिजिजू जी? लगातार वक्फ को लेकर जितना तमाशा आपके लोगों ने किया है, आपकी पार्टी के लोगों ने किया है, जिस तरह से मस्जिदों में कहीं एक माला गड़बड़ है, कहीं पूरी मस्जिद गड़बड़ है, कहीं नक्शा ठीक से पास नहीं हुआ है, कहीं जो नक्शा पास हुआ है उससे थोड़ा आगे पीछे है, कोई ना कोई बहाना लेकर जिस तरह से मस्जिदों को गिराने की बात हुई है। अभी महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी उसको याद कीजिए। दो लोग बाकायदा अपना वीडियो जारी करते हैं, एक हाथ में सिगरेट पी रहे हैं और दूसरे हाथ में जिलेटिन से छड़ है जिससे मस्जिद गिराने की बात हो रही है, और मस्जिद में विस्फोट होता है, सब कुछ होता है। आप यूएपीए लगाते हैं उमर खालिद पर, शरजील इमाम पर, सिर्फ उनके बयानात के चलते, लेकिन यहां सीधे सीधे मस्जिद को उड़ाने वाले जो जिलेटिन की छड़ लगाकर मस्जिद को उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर उस तरह की कार्रवाई अगर नहीं होती है तो लोग क्या समझेंगे? अगर हर त्योहार पर तमाशा आप करेंगे, रामनवमी का जुलूस निकलेगा, हजारों लोग मस्जिद के सामने खड़े होकर डांस करेंगे, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ईद के दिन यह फरमान जारी होगा कि सड़क तो छोड़ दीजिए, कोई अपनी छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकता, तो लोग क्या समझेंगे आपकी नीयत के बारे में? वो बहुत साफ है। जगदंबिका पाल को पीएसी का प्रेसिडेंट बनाया गया था, पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया था। जगदंबिका पाल जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, फिर बहुत सारा इधर उधर किया, एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री, एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे जगदंबिका पाल। उसके बाद आ गए भारतीय जनता पार्टी में, कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी तो दी नहीं गई, लेकिन वक्फ बिल को लेकर जो जेपीसी बनी थी, पिछली बार जब पेश किया गया था 8 अगस्त 2024 को, और उसके बाद हंगामा हुआ था, और उसके बाद जेपीसी बनाई गई थी, उस जेपीसी का चेयरमैन बनाया गया जगदंबिका पाल को। अब जेपीसी के अंदर जो बहस मुआयसा होना था वो हुआ, लेकिन साफ साफ कहा विपक्ष के लोगों ने कि उनकी कोई बात सुनी ही नहीं गई। उन्होंने जो भी राय दी, सारी की सारी राय खारिज कर दी गई। इसके बाद मुसलमान आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगा? आज आप उसको भोला भाला मुसलमान कह रहे हैं। जगदंबिका पाल बयान दे रहे हैं कि सौगात मोदी दिया गया, मतलब लोगों को एक सलवार कुर्ता, एक पजामा कुर्ता या थोड़ी सी मिठाई या कोई और चीज देकर खरीद लिया गया कि वो अपने हकूक के लिए बोले भी नहीं। जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर लगातार बयानात आए हैं नेताओं के, जिस तरह से वक्फ को लेकर सारा तमाशा हुआ है, ठीक है, बिल अभी हमारे सामने नहीं है, बिल सामने आएगा तभी उसमें क्या क्या खेल किए गए हैं ये देखा जाएगा। लेकिन बिल सामने आने से पहले ही जिस तरह के बयानात मैंने आपको बताया आए हैं, वो साफ बताते हैं कि इस बिल में क्या होगा। अब सबसे मजेदार जो पोजीशन है वो दो लोगों की है, एक चंद्रबाबू नायडू की है और दूसरी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू है, उसका दावा है कि सरकार ने उनके सुझावों को तरजीह दी है, और सुधार में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर वक्फ बिल लागू हो जाता है तो उसको पिछली डेट से लागू नहीं होना चाहिए, ताकि पुरानी जो मसाजिद हैं उनके साथ कोई खेल ना हो, आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो किया जाए। ये सुझाव दिया है जेडीयू ने। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे सुझाव दिए हैं, जिसका मानी कुल मिला जुलाकर इतना है कि जो मस्जिदें पहले से हैं, मदरसे पहले से हैं, दरगाह पहले से बने हुए हैं, उसे तोड़ा ना जाए। ये जेडीयू ने सलाह दी है। आपकी सलाह कमाल है, आपकी राजनीति कमाल है। आप मुसलमानों का वोट तो लेते हैं,
नीतीश कुमार सर पे टोपी लगाकर इफ्तारी खाने तो चले जाते हैं, इफ्तारी की पार्टी भी देते हैं, बातें भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वक्फ बिल के मामले में ऐसा लगता है कि जेडीयू काफी हद तक झुक गई है। वैसे ये पूरी तरह से सच है कि नहीं, इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में होने वाले हैं चुनाव। नीतीश कुमार का अच्छा खासा वोट बैंक मुसलमानों के भीतर भी है। अब बिहार में अमित शाह लगातार जा रहे हैं, नड्डा लगातार जा रहे हैं। नड्डा जी ने तो हजारों 5,000 से ऊपर मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए। बिहार के अंदर जितने जिले हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है कि नड्डा जी के हिसाब से बिहार के हर जिले में कम से कम 400-500 मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं। तो ये लोग जा रहे हैं लगातार बिहार में, मेहनत कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत तो नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का इस बार पूरा प्लान यही है कि नीतीश कुमार को बहुत कम सीटें मिले और भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिले कि वो अपने दम पर अगर सरकार ना बना पाए तो इधर उधर से 10, 20, 25 सीटों का इंतजाम करके सरकार बना ले। नीतीश कुमार के सामने ये खतरे की बात है, ये आप कह सकते हैं खतरे की घंटी बज रही है। अगर नीतीश कुमार की सीटें कम आती हैं और बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो नीतीश कुमार जो इतने लंबे समय से पार्टियां बदल बदल के, गठबंधन बदल बदल के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनकी कुर्सी हमेशा के लिए चली जाएगी। उसके बाद नीतीश बाबू कभी बिहार के मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। तो हो सकता है कि बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ बोर्ड को लेकर वैसा ही स्टैंड जेडीयू फिर से ले जैसा स्टैंड पिछली बार उसने लिया था और बिल पास नहीं हो पाया था। लेकिन नायडू का जो मामला है वो नीतीश कुमार से भी आगे का मामला है। आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जो मुस्लिम धार्मिक नेताओं को मानदेय देते हैं, जो इमाम हैं उनको भी मानदेय देते हैं और मौलानाओं को भी मानदेय देते हैं, पैसा देते हैं, हर महीने का तनख्वाह देते हैं, आप कह सकते हैं। अब ये जो ऑनरेरियम है उन्होंने अचानक बढ़ा दिया है। इमामों को हर महीने 10,000 का ऑनरेरियम मिलेगा और मौलानाओं को 5,000 रुपए का हर महीने का ऑनरेरियम मिलेगा। यही नहीं, 27 मार्च को उन्होंने एक इफ्तार पार्टी दी। ये सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इफ्तार पार्टी दी गई थी। जो लोग इमरान प्रतापगढ़ी के इफ्तार पार्टी में राहुल गांधी के जाने से बहुत शोर मचा रहे थे, उनको यह सवाल पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिसके भरोसे चल रही है, उस चंद्रबाबू नायडू ने स्टेट इफ्तार पार्टी दी थी, राज्य की तरफ से इफ्तार पार्टी दी थी। जाहिर है इफ्तार पार्टी थी तो उसमें काफी मुसलमान भी आए थे। वहां पर नायडू ने कहा कि टीडीपी ने हमेशा मुसलमानों के साथ न्याय किया है, हम वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात वहां पर कर रहे थे, मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे। यही नहीं, उनका जो बजट था उसमें उन्होंने 2025-26 के बजट में 5300 करोड़ रुपए, 5300 करोड़ रुपीस जो है वो अल्पसंख्यकों को देने का, अल्पसंख्यकों के डेवलपमेंट के लिए खर्च करने का वायदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट का जो उनका राज्य का वक्फ बोर्ड है उसका उन्होंने पुनर्गठन किया है, उसको फिर से बनाया है ताकि जो प्रॉब्लम्स पहले की सरकारों में आ रही थी वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। यानी वहां पर वो वक्फ बोर्ड को लेकर ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हितों की रक्षा करेंगे। अब जब वक्फ बोर्ड का कानून, वक्फ बोर्ड का बिल लोकसभा में आएगा तो नायडू साहब के जो एमपीज हैं, राज्यसभा मेंबर और लोकसभा मेंबर, वो इसका सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यकीन जानिए, अकेले अगर नायडू के एमपी जो हैं वो समर्थन नहीं करते हैं वक्फ बोर्ड का, तो सरकार वक्फ बोर्ड का बिल ले भले आए पास नहीं करा पाएगी। और अगर कहीं नायडू के एमपी वहां पर जाकर समर्थन कर देते हैं, इसका मतलब बहुत साफ साफ होगा कि आप कितनी भी इफ्तार पार्टी करते रहिए, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, फाइनली आप सरकार के साथ, केंद्र सरकार के सामने झुके हुए हैं और वहां पर जो बिल लाया जा रहा है उस बिल का आप आंख मूंद कर समर्थन करते हैं। एक और साहब हैं चिराग पासवान। अभी उनका बयान वायरल हो रहा था जिसमें उनसे पूछा गया था ईद के दिन सड़क पर नमाज वगैरह पढ़ने को लेकर, औरंगजेब की कब्र वगैरह को लेकर, और बड़ा सेकुलर टाइप का उन्होंने बयान दिया था कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वक्फ का मामला आता है तो वो कहते हैं कि जब बिल आया नहीं, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, तो फिर क्या कहा जाए। जब आएगा तो चर्चा होगी, अपनी बातों को रखिएगा, उसके बाद आप बताइएगा क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। पहले से बातें करके समाज के बीच में गलत संदेश देना, उसको भ्रमित करना बिल्कुल सही नहीं है। बात तो सही कह रहे हैं चिराग पासवान।
अभी तक वक्फ का बिल आया नहीं है। जब बिल आएगा, बिल को देखा जाएगा, तभी कहा जा सकता है सरकार क्या क्या करना चाहती है। अगर ऐसे देखें तो चिराग साहब सही बात बोल रहे हैं। लेकिन चिराग साहब, आप जिस पार्टी के सामने बिछे हुए हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनवाई है, उसके नेताओं के जरा वक्फ पे बयान देख लीजिए। वक्फ को लेकर योगी आदित्यनाथ हो या बाकी सारे लोग हों, इन लोगों ने जो पहले बयानात दिए हैं उनको जरा देख लीजिए। और यह देख लीजिए कि पीएसी के अंदर जो विपक्षी पार्टी के लोग थे, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे तृणमूल के लोग हों, उनके क्या बयान हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ सुझाव दिया वो सारा बहुमत के आधार पर मानने से इंकार कर दिया जेपीसी के जो चेयरमैन थे जगदंबिका पाल जी। अब सवाल यह उठता है कि विपक्ष ने जो सुझाव दिए होंगे उनको क्यों नहीं माना गया, क्यों विपक्ष की किसी बात को नहीं माना गया। सवाल तो यह भी बनता है कि जब मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की बात आती है या बाकी जगहों पर सारा कुछ होता है तो आप खामोश क्यों रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि बिहार के चुनाव को देखकर आपने एक वायरल बयान दे दिया कि चलो बयान वायरल होता रहेगा, मुसलमानों के बीच में संदेश जाएगा कि चिराग पासवान जो हैं वो तो बड़े सेकुलर आदमी हैं और अपने इलाकों से आपको वोट मिल जाएगा। अच्छा खासा वोट लोकसभा में भी आपको मिला था, अच्छी खासी सीटें आपने जीती थी और उसमें मुसलमानों का वोट भी था। तो उनको खुश करने के लिए आपने ईद के दिन एक बयान दे दिया और अब जब वक्फ का मामला आ रहा है तो आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि वक्फ के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई गई हैं। मैंने एक सीनियर लॉयर से ये सारी बातें की थी, हमारे मित्र हैं उनसे, हमने वजी शफीक, उनसे हमने बातें की थी। वो इंटरव्यू हमारे चैनल पे है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। जिन लोगों को वक्फ के बारे में नहीं पता है वो आराम से उस इंटरव्यू को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से वक्फ को लेकर सब झूठ फैलाया जा रहा है लगातार। और उसी झूठ से यह माहौल बनाया जा रहा है कि सरकार जो बिल लेके आ रही है वो बिल असल में मुसलमानों के भले के लिए है। दरअसल यह माना जा सकता था, मान लेते एक बार, अगर सरकार ने अभी तक भले के लिए कुछ किया होता। अगर ईद के दिन जब राज्य सरकार ने या पुलिस अधिकारियों ने यह बयान जारी करने शुरू किए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती है, उस समय अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा होता कि आधे घंटे की बात है, इससे कोई ऐसा कहर नहीं टूट जाएगा, पढ़ लेने दो, आखिर कांवड़िया भी तो सड़क से जाते हैं, आखिर गणेशोत्सव भी तो सड़क पर ही होता है, दुर्गा पूजा की झांकी भी सड़क पर लगती है, जब गुरु नानक देव की जयंती आती है तो भी सड़क पर जुलूस निकलता है, जैन समाज का कोई अगर साधु निकलता है तो उसके पीछे जुलूस भी सड़क पर ही निकलता है। सड़क कोई सिर्फ हिंदुओं के पैसे से बनवाई हुई नहीं है, सड़कें जो बनती हैं उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सबका टैक्स होता है। और अगर एक दिन 15 मिनट आधे घंटे के लिए कोई नमाज पढ़ लेगा तो उससे सड़क पर कोई चोट नहीं आ जाएगी। अगर ऐसा बयान अमित शाह जी ने कभी दिया होता, अगर ऐसे बयान हमने नहीं सुने होते कि कपड़े देखकर आप पहचान सकते हैं, अगर मुसलमानों के खिलाफ लगातार बीजेपी आरएसएस के बयान हमने नहीं सुने होते, या औरंगजेब की कब्र के मसले को मुसलमानों का मसला बनाने की कोशिश हमने नहीं देखी होती, तो हम भी मान लेते कि चलो सरकार बिल ले आई है, बिल का इंतजार करते हैं, बिल अगर अच्छा होगा तो उसका समर्थन करेंगे, बुरा होगा तो विरोध करेंगे। लेकिन जब इतना पूर्वाग्रह भरा हो अंदर, जब योजनाबद्ध तरीके से देश के अंदर मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही हो, तब सवाल तो उठता है। यह सवाल उठता है कि आखिर जब जेपीसी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, तो उसमें जो विपक्ष के लोग थे उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई। यह सवाल तो बनता है कि लगातार वक्फ को लेकर क्यों इस तरह के बयानात आ रहे हैं। यह भी सवाल बनता है कि 8 अगस्त 2024 जब पहली बार लोकसभा में यह बिल पेश किया गया तो हंगामा क्यों हुआ। ऐसे ही तो हंगामा नहीं हुआ, उस बिल में ऐसी चीजें थीं जिसकी वजह से हंगामा हुआ। अब जब दोबारा वो बिल आ रहा है तो क्या वाकई सुधार हुए हैं, या पुराने बिल को ही थोड़ा रंग रोगन करके पेश कर दिया गया है, यह सवाल तो पूछा जाएगा। जयराम रमेश ने जो सवाल पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। वो पूछते हैं कि जेडीयू और टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती हैं। वक्फ बिल पर जेडीयू और टीडीपी का क्या स्टैंड है। हम तो इसका विरोध करने वाले हैं, जिस तरह से जेपीसी को चलाया गया। आखिर में 44 संशोधन थे। वो जो पुराना बिल आया था उसको 44 जगह, 44 जगह पर विपक्ष ने चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन नहीं हुआ।
उसमें से कोई चेंज नहीं किया गया और किसी संशोधन पर चर्चा नहीं हुई। जो 44 प्रपोजल आए थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आनन फानन में जेपीसी को लपेटा गया, जेपीसी ने रिपोर्ट बनाई और उसके बाद पेश कर दी गई। 450 पेज की रिपोर्ट थी, सांसदों को दिया गया और कहा गया कि क्लास बाय क्लास इसको पढ़ लो और केवल 2 दिन का समय दिया गया। और जो 44 संशोधन होने थे, जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसा पार्लियामेंट में किसी भी जेपीसी ने पहली बार किया है। तो जिस वक्त बिल को लेकर यह खेल किए गए कि 450 पेज का बिल जो है वो दिया गया और कहा गया 2 दिन में पढ़ लो, क्लास बाय क्लास चर्चा नहीं होने दी गई। 44 संशोधन उसमें आए, 44 जगहों पर चेंज की बात की सदस्यों ने, लेकिन एक पर भी चर्चा नहीं हुई। उस पर कोई कैसे भरोसा कर ले? तो इतना तो तय है कि जब यह वक्फ का बिल आएगा संसद के अंदर तो उस पर जमकर हंगामा होगा। कांग्रेस विरोध करेगी और इसके अलावा भी सारे विपक्षी दल, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और सबके पास अब ताकत है। यहां तक कि स्टालिन की पार्टी भी इसका विरोध करेगी, सारा विपक्ष इसका विरोध करेगा। नजरें टिकी रहेंगी चंद्रबाबू नायडू पर और नीतीश कुमार पर कि इनकी पार्टी टीडीपी और जेडीयू क्या करती हैं। अगर टीडीपी और जेडीयू यस सर कह के हाथ उठा देती हैं और बिल पास करवा देती हैं तो अगले बिहार के चुनाव में जब नीतीश कुमार जाएंगे तो उनके मुसलमान वोटर उनसे सवाल पूछेंगे उनसे कि आखिर वक्फ बिल पर आप क्यों झुक गए। और अगर टीडीपी ये सारा कुछ कर देती है, हां कर देती है, हाथ उठा देती है, तो उससे भी उसके वोटर पूछेंगे कि जो ये आप विकास की बात कर रहे हो, सारी इफ्तार कर रहे हो, इसका क्या मतलब है जब हमारे इतने बड़े मसले पर आप चुपचाप जाकर सरकार के सामने झुक गए। फैसला जेडीयू को करना है, टीडीपी को करना है कि फाइनली वो क्या निर्णय लेते हैं। इसी के ऊपर निर्भर करेगी वक्फ बिल की किस्मत। अगर इन दोनों में से कोई एक भी उसका विरोध करता है तो बिल गिर जाएगा और उसके बाद कब आएगा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर ये दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं तो लोगों को समझ लेना चाहिए कि सेकुलरिज्म के इनके सारे दावे खोखले हैं। देखते हैं क्या होता है। जब जैसा होगा अपडेट करूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। आज के लिए इतना ही।